नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमने पिछले क्लास में ऐतिहासिक काल के बारे में हमने पढ़ा और ऐतिहासिक काल के बाद में हमने उसके अंतर्गत ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे। ऋग्वैदिक काल में हमने जो है उनकी प्रतिनिधि सभाएँ, राजनीतिक जीवन, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, हमने सब कुछ बहुत डिटेल से हमने बताया है। और ये जो है आप लोग अगर ना देखे हों तो पिछली क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि अगर इससे रिलेट करके पढ़ेंगे तो आज जो है हम उत्तर वैदिक काल स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ऋग्वैदिक काल समाप्त हो चुका है। और अगर ऋग्वैदिक काल अगर वहाँ से पढ़ेंगे फिर उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो बहुत आसानी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। दोस्तों आप लोग पिछला वीडियो अवश्य देखें, ठीक है, और शेयर करो जरूर कर दें। अब हम देखते हैं, आज हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऐतिहासिक काल में हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं जो कि उसका जो टाइमलाइन था, उसका टाइमलाइन था 1500 से 1000 BC। और फिर अब हम देखते हैं 1000 BC से 6000 मतलब 600 BC के अंतर्गत जो है उत्तर वैदिक काल हम पढ़ेंगे। और उत्तर वैदिक काल में जो है एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में सबसे ज़्यादा पशुपालन किया जाता था। उनका जो आर्थिक व्यवस्था थी तो पशुपालन पर ही निर्भर थी। धीरे धीरे जब स्थिति बढ़िया होती गई तो इन लोगों को जो है लोहे की खोज जब हुई, लोहे के बारे में जानकारी हुई, तो इसलिए इस काल को जो है लोहे का काल भी कहते हैं, ठीक। क्योंकि इसमें जो है इस काल में लोहे का माध्यम विविध परिवर्तनों का आरंभ होता है। क्योंकि जब लोहा का आरंभ हुआ तो ये लोग जो है कृषि करना भी स्टार्ट कर दिए थे, उसके पहले कृषि पर नहीं निर्भर थे, ठीक। तो आप लोग जो है जरूर साथ साथ में नोट करते रहें दोस्तों। तो हम देख लेते हैं इसके राजनीतिक जीवन के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर ना देखे हों तो वो जरूर जो है पिछला वीडियो देख ले, ताकि उससे आप लोगों को ये जब हम पढ़ाएंगे उत्तर वैदिक काल, कुछ परिवर्तन, जितने परिवर्तन हुए हैं तो कुछ रिलेट करके ही जो है पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक दोस्तों। तो हम देखते हैं तो राजनीतिक जीवन क्या था। राजनीतिक जीवन उसमें जो है जो जन था, मतलब जो जन था उसको जो है जनपद में कन्वर्ट कर लिया गया था। इसमें जो है जन को जनपद बन गया था और बन गया है। उसके बाद में जो भरत जन थे, जो भरत जन जिनके बीच में मुनि विश्वामित्र और जो भरत थे, राजा सुदास, ठीक, उनके बीच युद्ध हुआ था। तो ये जो लोग थे उनमें जो मिले हुए थे, जैसे भरत जन थे और कुरु जन लोग थे, ये जब लोग ये आपस में मिले तो ये कुरु जनपद मिले थे, कुरु जनपद का निर्माण हुआ। ये भरत जन और प्लस पुरु जन ये मिलकर के कुरु जनपद का निर्माण किए। उसके बाद तुर्वस जो पंचजन जो थे, ये लोग जो है मिल करके आपस में एक जो है जनपद का निर्माण किए थे। तो जो तुर्वस और प्लस कृवि ये जो थे, ये जो आपस में मिल करके एक पांचाल जनपद का निर्माण किया, ठीक, पांचाल जनपद का निर्माण किया। उसके बाद देखते हैं इसी समय राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया था। प्रथम, जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार जो है राष्ट्र शब्द का कहाँ प्रयोग किया गया था, तो वो उत्तर वैदिक काल में, ठीक दोस्तों। तो ये जो है इसी समय राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया था पहली बार। अब हम देख लेते हैं राजा की स्थिति। देखिए ऋग्वैदिक काल में राजा की स्थिति जो थी वो, मतलब राजा तो था, केंद्र बिंदु तो था राजा, लेकिन कुछ जो है उनकी जो अधिकार थे वो सीमित नहीं थे, क्योंकि उन पर जो है सभा और समिति का अधिकार था। लेकिन इसमें जो है सभा और समिति का जो सभा और समिति जो थी उसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो इसलिए जो है अधिकार में वृद्धि हुई राजा के, और सभा और समिति का नियंत्रण इस पर समाप्त हो गया। समझ रहे हैं, जो प्रतिनिधि सभाएं हमने पढ़ाया था ऋग्वैदिक काल में, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर वहां से पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल तो बहुत आसानी तरीके से उत्तर वैदिक काल आप लोगों को समझ में आएगा। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है, जैसे कि अभी हम जब पढ़ेंगे जाबालोपनिषद, जाबालो उपनिषद में बताया गया है कि आश्रम व्यवस्था,
आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। आप कोई भी जो पिछला एग्जाम हुआ हो वहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसलिए बता रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो मित्रों, आप लोगों को जो है बता रहे हैं कि सभा और समिति यहाँ पर समाप्त कर दी गई थी, ठीक। अब राजा के पास अधिकार और बढ़ गए थे। अब हम देख लेते हैं प्रतिनिधि सभाएं। प्रतिनिधि सभाएं इतना ही अगर बता, जो है आप लोगों को पता चल गया, वनडे एग्जाम हो या कोई अन्य एग्जाम हो, ठीक, वहाँ से आसानी से यहाँ से क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। मित्रों, अब हम देख लेते हैं प्रतिनिधि सभाएं। वहाँ प्रतिनिधि सभाएं जो थी, ठीक, वहाँ क्या 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 था, अब यहाँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो जो है प्रतिनिधि सभाएं सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण संस्था जो विदत थी, हमने वहाँ पर जो है विदत थी उसके बारे में बताया था, विदत के बारे में। तो विदत जो है यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था, विदत समाप्त कर दिया गया। अब हम देख लेते हैं रत्निनों की संख्या। हमने बताया था जो रत्निन जो थे, रत्निन का मतलब जो अधिकारी लोग रखे जाते थे उनका क्या क्या अधिकार था, वो सब अधिकार दे दिए जाते थे। अब हम देख लेते हैं जो अधिकार था, तो ये जो है रत्नियों की संख्या बढ़ा करके 7 से 17 हो गई थी, 17 हो गई। जो और जो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं जैसे रत्निन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन लिया ही आता है, सारे तो हम नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि जो हमारे काम का नहीं है, हालांकि आप लोगों को जानना चाहिए, लेकिन जो काम का है वही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो 7 से 17 हो गई। अब हम देखते हैं जो है जो मुख्य हैं, इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, वो लोग वो जो है हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेनानी। देखिए यहाँ पर अगर ऋग्वैदिक काल में देखा जाए तो सबसे फर्स्ट नंबर पर हम अगर उनको जो है देखा जाए तो जो पुरोहित था वो सबसे टॉप पर माना जाता था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता था। वो पुरोहित जो है राजाओं को सारे अपने जो है जो भी वहाँ का मैनेजमेंट है वो देखता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है सेना जो है प्रमुख हो गया था और ये फर्स्ट नंबर पर आ गया था, ठीक, ये फर्स्ट नंबर पर आ गया था और पुरोहित सेकंड नंबर पर पहुँच गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर देखते हैं ये भागदूत, इसका क्या काम था, ये कर एकत्रित करता था, जिसको बलि के नाम से भी जाना जाता था। ये कर इकट्ठा करता था, इसका कार्य ये था। और ये जो संग्रहीता था, ये जो अधिकारी था, ये कोषाध्यक्ष था, अध्यक्ष था, ठीक है। कोषाध्यक्ष का मतलब होता है जैसे जो राज्य का संपत्ति था उसका देख रेख यही करता था, उसका मैनेजमेंट कैसे होता था, क्या क्या करना होता था, वो सारा का सारा ये संग्रहीता करता था, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग शेयर जरूर कर दें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब हम देख लेते हैं सैन्य व्यवस्था। दोस्तों सैन्य व्यवस्था हम देखते हैं तो सैन्य व्यवस्था उधर जब हम ऋग्वैदिक काल में पढ़े थे तो सैन्य व्यवस्था जैसी वहाँ थी वैसी ही यहाँ सैन्य व्यवस्था थी, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इनमें तो चेंजेस हो गए थे लेकिन सैन्य व्यवस्था ज्यों की त्यों ही थी। उसमें जो है वैसे ही जैसे जब युद्ध होने वाला था तभी जो है सब इकट्ठा किए जाते थे और सबको अलग अलग अधिकारी रखे गए थे। जैसे पैदल वालों को अलग अलग अधिकारी थे, घोड़े वाले अलग थे और रथ वाले अलग थे। तो इसलिए जो है सैन्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था, अब न्याय व्यवस्था देखते हैं ये भी बिल्कुल सेम ही थी, जैसे उसमें थी ऋग्वैदिक काल में वैसे उत्तर वैदिक काल में। अब धीरे धीरे ये चीज़ें धीरे धीरे परिवर्तन होंगी। अब हम इसके आगे देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं इनके सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, तो सामाजिक व्यवस्था जो थी ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित हो गई, ठीक। इसमें जो है उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था पर जो है ये जाति पर आधारित हो गई। वहाँ पर तो कर्म पर आधारित था, जैसा कर्म था उसको उसी प्रकार से सम्मान दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर जो है जाति पर आधारित हो गई। इसलिए जैसे कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही रहेगा, वैश्य का बेटा वैश्य ही रहेगा, शूद्र का बेटा शूद्र ही। इसलिए यहाँ पर जो है जाति व्यवस्था पर सब कुछ आधारित हो गया, ठीक। अब हम देख लेते हैं यज्ञ और अनुष्ठान।
यहाँ पर जो है यज्ञ और अनुष्ठान बढ़ जाने के कारण ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई। यहाँ पर जो है यज्ञ और अनुष्ठान बढ़ गए तो ब्राह्मणों के शक्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। और उसके बाद द्विजों का उपनयन संस्कार होता था। द्विजों का उपनयन संस्कार, द्विजों का अर्थ है जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसमें जो है शूद्र को हटा दिया गया। इनका जो है उपनयन संस्कार होता था, जैसे शिक्षा प्राप्त करते थे ये लोग, और ये जो है शूद्रों का बंद कर दिया गया। शूद्रों की बहुत बुरी हालत हो गई इस जो है उत्तर वैदिक काल में। उसके पहले तो बहुत बढ़िया थी क्योंकि कर्म पर आधारित थी। यहाँ पर जो है शूद्रों की बहुत बेकार हालत हो गई थी क्योंकि इनकी जो है स्थिति गिर गई और अन्य वर्णों का सेवक कहा गया। जैसे जो ये 3 वर्ण जो थे इनका सेवक कहा जाने लगा इनको। ठीक है, तो धीरे धीरे आप लोग जो है जैसे इस पर जो है मूवी भी बनी हुई है शूद्रों पर। इनकी अगर मूवी आप लोग देख लेंगे तो बहुत आसानी तरीके से पता चल जाएगा जैसे शूद्रों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था। ठीक, अब हम देख लेते हैं गोत्र व्यवस्था। इतना ही सफिशिएंट है। अब हम देख लेते हैं गोत्र व्यवस्था। गोत्र व्यवस्था का सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में ही उल्लेख मिलता है। अब गोत्र का मतलब क्या होता है? गोत्र का मतलब होता है पहले जो जैसे सारे लोग इकट्ठा करके गोधन जो है एक पास बांधते थे। जो है गौ या पशु जो है आपस में एक पास ही इकट्ठा करके बांधते थे। ठीक, जब ये लोग आपस में मतलब एक ही पास जब बांधते थे तो उसको जो है वहाँ का जो मुखिया होता था उसको कहते थे। ठीक, वहाँ के मुखिया को अब जो है इसका गोत्र व्यवस्था, इसका अर्थ जो था एक मूल पुरुष के वंशजों से था। ठीक, इसी में जो है सर्वप्रथम गोत्र व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अब जो है यहाँ के जैसे एक जो गोत्र वाले जो लोग थे, एक ही गोत्र के लोगों पर परस्पर विवाह पर प्रतिबंध था। यहाँ पर जो है एक ही गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। अब हम देख लेते हैं यहाँ जो है आश्रम व्यवस्था के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बताया भी था कि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब इसमें देखते हैं आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था का उल्लेख जाबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर जो है जाबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। 4 आश्रम व्यवस्था कौन कौन से थे? तो वो सबसे पहले है ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य जो था, जैसे ब्रह्मचर्य 0 से 25 साल तक ये इनको ले जाते थे ऋषि मुनि और वहाँ पर शिक्षा देते थे। आप लोग भी अगर ब्रह्मचर्य अपनाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से जैसे सारा सब कुछ अब इस तरीके से जैसे आजकल लोग हैं ब्रह्मचर्य के ही समय में इधर उधर घूम रहे होते हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं था। बिल्कुल परित्याग कर देते थे और उनको शिक्षा के बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से दी जाती थी। और जो गृहस्थ था ये जो है 25 से 50 साल के अंतर्गत आता है। इसमें जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसमें ये लोग जो है शादी विवाह करते थे, शादी विवाह करते हैं और उसके बाद जो है जैसे धन और संपत्ति इकट्ठा करते थे। उसके बाद आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में ये जो है इसके बाद 50 के बाद आता है ये। ठीक, 50 के बाद तो इसमें यह था कि साथ साथ में ये लोग पढ़ते भी थे, मतलब पूजा प्रतिष्ठा भी करते थे, बाहर का भी कार्य देखते थे। इसमें वानप्रस्थ में ये था। उसके बाद ये सारा सब पूरा जब हो जाता था उसके बाद ये संन्यास जब आता था, जैसे हर मतलब सारे मोह माया से संन्यास धारण कर लेते थे, उसको ही संन्यास कहते थे। आज के संन्यास जैसा नहीं था। जैसे कोई क्रिकेट में संन्यास ले लेता है उसके बाद कहने लगता है नहीं हम भारत को दृष्टिगत रखते हुए हम जो है संन्यास को फिर से स्थगित कर देते हैं और फिर से जो है मैच वैच खेलने लगते हैं। उस तरीके से संन्यास नहीं था। इसमें संन्यास ये था अगर किसी का त्याग कर देते हैं तो बिल्कुल एकदम त्याग ही कर देते थे। अगर घर का त्याग कर देते थे तो घर का पूरा त्याग ही कर देते थे, फिर किसी से मतलब ही नहीं रखते थे। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये लोग जंगल में या पहाड़ों पर चले जाते थे और फिर संलेखन द्वारा इनकी मृत्यु हो जाती थी। संलेखन का मतलब ये होता है कि जैसे ना खाना खाते थे ना कुछ पीते थे, ये लोग जो है ऐसे ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपना ग्रहण मतलब जो है
प्राण त्याग देते थे। तो ये था आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था के बारे में हमने बता दिया। अब हम देख लेते हैं स्त्रियों की स्थिति। देखो उसमें हमने ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति हमने बताया था बहुत अच्छी थी, लेकिन इसमें उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति गिर गई, बहुत ज़्यादा खराब होती गई। दोस्तों आज भी यही होता चला आ रहा है। स्त्रियों को पीछे करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ और सुधार होने लगे। अब हम देख लेते हैं, जैसे स्त्रियों की स्थिति तो गिर गई थी, उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। उपनयन संस्कार इनका लोगों को बंद, शिक्षा ग्रहण मतलब शिक्षा ये लोग नहीं देते थे, यहाँ पर शिक्षा बंद कर दी गई थी। और पर्दा प्रथा स्टार्ट हो गया, दहेज प्रथा की शुरुआत हो गई। ये जो है पर्दा प्रथा स्टार्ट हो गया, दहेज प्रथा स्टार्ट हो गया। और साथ साथ में जो है सभा में भाग लेने का अधिकार नहीं था। वहाँ पर भाग लेते थे, यहाँ पर भाग नहीं ले। जैसे ये सभा, और हमने विधिवत में देखा बताया था कि महिलाएं भी भाग लेती थी ऋग्वैदिक काल में, यहाँ पर सब कुछ बंद कर दिया गया। स्थिति बहुत खराब होती गई। अब हम देख लेते हैं उस जो है काल की जो विदुषी महिला थी, उत्तर वैदिक काल की जो विदुषी महिला थी, उनके बारे में कौन कौन थी? तो ये गार्गी थी, जैसे पूछ लिया जाता है तो उन लोगों को हम बता रहे हैं, जैसे मैत्रेयी, गार्गी और कात्यायनी, ये विदुषी महिलाएं थीं उत्तर वैदिक काल की। अब हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन एक और पूछ लिया जाता है, अनुलोम और विलोम जो विवाह होते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। अनुलोम विलोम विवाह क्या थे? तो ये जो अनुलोम विवाह था, ये उच्च जाति का पुरुष होता था, उच्च जाति का जब पुरुष होता था और निम्न जाति की महिला, तो ये तब शादी होती थी। और जो प्रतिलोम विवाह था, सॉरी यहाँ मतलब अनुलोम और जो प्रतिलोम था, प्रतिलोम के बारे में हम देख लेते हैं। तो प्रतिलोम जो है ये निम्न जाति का पुरुष होता था और उच्च जाति की महिला होती थी, तब विवाह होता था। ठीक, तो हमने देख लिया जो है उनके अधिकार उनके देख लिया, और जो है सामाजिक व्यवस्था के बारे में देख लिया। अब हम देख लेते हैं इनके और आगे आर्थिक जीवन के बारे में। आर्थिक जीवन के बारे में हम अब देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं वहाँ। अब हम देख लेते हैं इनका आर्थिक जीवन। ठीक, तो इसमें जो है आर्थिक जीवन इनका कृषि का महत्व बढ़ गया था। इसमें जो है कृषि का महत्व बढ़ गया और पशुपालन का महत्व कम हो गया। कृषि का पालन हमने बताया कि जो है जब लोहे की खोज की गई तो इसलिए जो है पशु का कम हो गया पालना, और जो है ये लोग कृषि करना स्टार्ट कर दिए थे। अब हम देख लेते हैं ग्रंथों में इसका जो है, ये ग्रंथों में लोहे को क्या कहा गया है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो लोहा था इसे जो है श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क के नाम से जाना जाता है। और तांबा जो था, इसमें दोनों में ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर जो लोहा था इसको श्याम अयस्क कहते थे, और जो तांबा जो था इसे जो है लौह अयस्क कहते थे। इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, कन्फ्यूजन ऐसे ही इसी तरीके से किया जाएंगे। और लोहा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये साक्ष्य मिले 1000 BC के आसपास एटा जिले के अतरंजी खेरा जो था यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका जो है लोहा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और साथ में ये तो मिला ही है, लोहे के साक्ष्य तो मिले ही हैं, साथ में गेहूँ, जौ तथा चावल के साक्ष्य यही अतरंजी खेड़ा से ही प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ पर है? तो एटा जिले में अतरंजी खेड़ा है, वहीं से प्राप्त हुआ है। अब हम देख लेते हैं जो है कर व्यवस्था कैसी थी। यहाँ की जो कर व्यवस्था थी उसके बारे में देख लेते हैं। तो कर व्यवस्था जो थी ये मतलब देना अनिवार्य यहाँ पर कर दिया गया था। यहाँ पर जो है कर या बलि देना, ये कर देना अनिवार्य कर दिया गया था। और एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, जैसे जो राजा जो था इसको विस्मत्ता के नाम से जाना जाता था। विस्मत्ता इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये वैश्यों से भी कर लेता था, इसलिए जो है इसे विस्मता कहते थे। और हम देख लेते हैं ये भोजन, जैसे ऋग्वैदिक काल में भोजन कैसा करते थे और यहाँ पर कैसा करते थे। तो यहाँ पर जो है भोजन तो ऋग्वैदिक का जो जैसा ऋग्वैदिक में करते थे, जैसे मांसाहारी, शाकाहारी और जैसे दूध, घी, दही सब ज़्यादा खाते थे। ठीक,
तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी जो है उसी तरीके से जैसे ऋग्वैदिक काल में था वैसे, लेकिन वहाँ पर ऋग्वैदिक काल में नमक चावल नहीं खाते थे, मछली नहीं खाते थे, लेकिन यहाँ पर जो है ये खाने लगे थे। इसलिए ये डिफरेंस है, इतना सा डिफरेंस है सिर्फ। और पशुपालन कैसा था? पशुपालन इसमें जो है हाथी का पालना स्टार्ट कर दिए थे, ये हाथी को जो है पालने लगे थे, और बाघ की जानकारी हो गई थी। हाथी को पालना स्टार्ट कर दिए थे और बाघ की जानकारी हो गई थी। और अब देख लेते हैं उद्योग, इनका उद्योग कैसा था? तो इसमें जो है वहाँ पर तो जो है रथ का उद्योग करते थे, यहाँ पर है उद्योग जो है कुंभकार, जो है कुम्हार वाला कार्य, जो कुम्हार जैसे चाक से बनाते थे जैसे मिट्टी के बर्तन, उसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है उद्योग करने लगे थे। और ये जो कुंभकार था इसे कहीं कहीं कुलाल भी कहते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए अगर कुलाल या कुंभकार, तो कुलाल न दिया हो तो कुंभकार लगाएंगे, और कुलाल अगर कुंभकार दिया हो तो कुलाल लगाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा बहुत। अब हम देख लेते हैं व्यापार, इनका व्यापार कैसा था? तो जो व्यापार था ये वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली इसलिए थी क्योंकि वहां पर अगर देखा जाए ऋग्वैदिक काल में तो वो पशु विनिमय प्रणाली थी। ठीक है, यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली है जिसे बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। इसलिए क्योंकि जो है जब वस्तु देते थे तो उसके वस्तु की जगह पर कुछ अन्य चीज़ें जो है ले लेते थे। समझ रहे हैं? इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापार रिलेट करके अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत आसानी तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। अब हम देख लेते हैं इसके आभूषण। यहाँ देखो आभूषण अलग अलग हमने बताया था कि नाम चेंज होते रहेंगे। वहाँ जो है सोने को क्या कहते थे, यहाँ पर जो है सोने को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो है जो सोना था इसको निष्क कहते थे, और चांदी जो थी इसके सतमान कहते थे। और ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे, इसके बारे में जरूर पूछते हैं। और अब देख लेते हैं जो है यहाँ के जो धार्मिक जीवन था। ठीक, यहाँ का जो धार्मिक जीवन था इसके बारे में देख लेते हैं। धार्मिक जीवन देखिए, धार्मिक जो जीवन था तो पहले पूर्व भांति ही चलती, जैसे ऋग्वैदिक काल में स्तुति करते थे, वंदना करते थे, तो उसके अकॉर्डिंग ही धार्मिक जीवन चलता था। लेकिन यहाँ पर जो है जैसे जो यहाँ पर जो है सर्वश्रेष्ठ देवता जो थे उनको प्रजापति को मानते थे। किसको मानते थे? प्रजापति को मानते थे। और ये प्रजापति जो थे ये सृष्टि के निर्माता माने गए थे। कहाँ पर? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में सृष्टि के निर्माता कहे गए। और रुद्र जिन्हें ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता माने जाते थे। किसके? पशुओं के देवता माने जाते थे, रुद्र को। और यहाँ पर जो है यहाँ पर विष्णु को अपना जो है पालक मानते थे। उत्तर वैदिक काल में विष्णु भगवान को अपना पालनहर्ता मानते थे। ठीक, देख लेते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसे ये जो पूषण थे ये जो है ये जो शूदन के देवता थे, शूद्र के देवता थे। जो ये पूषण जो देवता थे ये शूद्र के देवता माने गए थे। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और ये जो धार्मिक जीवन था तो धार्मिक जीवन किस लिए? देखिए ऋग्वैदिक काल में हमने बताया था कि जो है ये अपना जो है धार्मिक जीवन किस लिए करते थे? भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए करते थे। यहाँ पर जो है ये सिद्धि प्राप्त करना या मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए इनका जो है पूजन करते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए जो है हमने बता दिया उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के लिए इतना ही अगर जो है आप लोग पढ़ लेंगे तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और तो जो है ये हमने उत्तर वैदिक काल के बारे में आज हमने बता दिया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। ठीक, अभी तो हम जो है जनपद काल ही पढ़ते थे, अब जो है महाजनपद काल इसके बारे में जो है हम बताएंगे। और एक चीज़ और है, जैसे कि कुछ जो है छात्र ये कह रहे थे कि जैसे कि ज़्यादा समय का वीडियो बनाएं। ज़्यादा समय का वीडियो अगर बनाएंगे तो आप लोग जो है बोरियत महसूस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रहे हैं। इसलिए जो है ज़्यादा टाइम नहीं, अब धीरे धीरे जो है टाइम का मैनेजमेंट करेंगे और जो है और आगे जो है बनाएंगे वीडियो, टाइमिंग भी बढ़ाएंगे। और आप लोगों को इसलिए बोरियस ना महसूस हो, इसलिए जो है कम समय में वीडियो बना रहे हैं। और डिटेल से आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारा डिटेल से हम बता रहे हैं।
तो आज के लिए जो है इतना ही, बाकी हम जो है नेक्स्ट क्लास में महाजनपद काल पढ़ेंगे। धन्यवाद।